जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार, ये भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में दिया है, आर्टिकल 12 से 35। इसका जो ओरिजिन या सोर्स है, जहाँ से प्रेरणा स्रोत है कहना चाहिए, ये अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स है, और इसे भारतीय लोगों के लिए मैग्ना कार्टा कह सकते हैं। मैग्ना कार्टा जो स्वयं में जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति ओरिजिन 1215 में मैग्ना कार्टा लिबर्टैटम नामक एक जो अधिकार पत्र है, किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड इनके द्वारा जारी किया गया था लोगों के अधिकार के लिए, वहाँ इसकी उत्पत्ति है, और यह किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है। इसकी जो मूल संख्या है वो है अभी 6। जो 7वां जो एक संपत्ति का अधिकार था उसको निरसित कर दिया गया है और उसे कानूनी प्रावधान बना दिया गया है, और ये कानूनी प्रावधान आर्टिकल 300A में उल्लेखित है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार 14 से 18, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। ये मैं एक दो बार दोहरा भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको ये ऐसे ग्रुप में याद रहना चाहिए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको रिपील कर दिया गया है, ये 31 में था पहले। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार मतलब ये जो ऊपर के जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, देखो वापस में अब वास्तव में जो, हालांकि 6वां राइट टू प्रॉपर्टी हट गया, तो ये 5 जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये इनका अगर हनन होगा तो उपचार उस समय क्या होगा, यह अपने आप में ही एक फंडामेंटल राइट है, और ये 7वें क्रम में इसका उल्लेख है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके जो सैलिएंट फीचर्स है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, विशेषताएं हैं, थोड़ा सा एक बार प्रकाश डालना जरूरी है इस पे। इसमें सम ओनली फॉर सिटीजन्स, कुछ एक जो है केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। मूल रूप से सिर्फ नागरिकों को ये अधिकार उपलब्ध है इसमें, जैसे कि खासकर फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड विथ आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो आर्टिकल्स है, इनसे रिलेटेड जो राइट्स है वह केवल यहाँ के नागरिकों के लिए है, और जो रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हैं वो फॉरेन पर्सनल्स के लिए भी है। और जो यहाँ पर एक छोटा सा एक ध्यान देने वाली बात है कि लीगल पर्सनल या कानूनी व्यक्ति जो यहाँ परिषद होता है या कोई कंपनी होती है, उसको भी कानूनी व्यक्ति मानते हैं। तो जो रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है वो उन कानूनी व्यक्तियों को भी उपलब्ध है, साथ में कोई विदेशी व्यक्ति है उन्हें भी उपलब्ध है, और सामान्य नागरिक को तो उपलब्ध है ही। लेकिन सिर्फ नागरिकों को जो अधिकार फंडामेंटल राइट उपलब्ध है वह है 15, 16, 19, 29 और 30 जो आर्टिकल है उनसे रिलेटेड जो प्रावधान है वह अभी एक एक करके देखेंगे, सारा चीज क्लियर हो जाएगा आप लोग को। इसके बाद इसका एक पॉइंट कहता है कि ये नॉट इनफाइनाइट बट एक्शनेबल, इसका मतलब ये असीमित नहीं है परंतु वाद योग्य है। असीमित नहीं है कहने का मतलब राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है, मतलब एक जो प्रॉपर किसी कारण से या एक निश्चित प्रतिबंध इन पर लगाया जा सकता है। हालांकि वो जो प्रतिबंध है वो सही है या नहीं है, या कितना सही है, कितना होना चाहिए, ये इस पर न्यायालय में वाद किया जा सकता है। इसके बाद एक पॉइंट है, मोस्ट ऑफ दीज आर प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट। तो जो राज्य का एक मनमाना रवैया हो सकता है उसके खिलाफ प्रोटेक्शन के लिए, यानी उनसे लोगों के बचाव के लिए, कहने का मतलब भाई राज्य अंकुश,
वो उसका बेटा वो चालू है क्या, वो बच्ची का क्या नाम है? कोई एक अपना माइक म्यूट कर। रूपाली, बेटा अपना माइक अनम्यूट करके रखो। रूपाली, आप हो? कोई और उसकी जगह? तो कोई एक दूसरा कोई किसी को बोल दो। रश्मि, आप रख सकते? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद है जो अगला पॉइंट है, मोस्ट ऑफ दीज आर प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। जो कोई भी राज्य है, राज्य मतलब शासन, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब भी आते हैं। तो राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ ज्यादातर जो अधिकार इसमें है वो राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ प्रोटेक्शन है, एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। भी कल को कोई ऐसे निरंकुश ना निकल जाए, कोई ऐसे अनावश्यक या लोगों को परेशान करने वाले कोई आदेश ना निकले जाएं, या कोई ऐसा कानून ना बन जाए। इस प्रकार की चीजों को मनमाना रवैया कह सकते हैं हम लोग। तो उनसे एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ज्यादातर प्रावधान है इसमें से। फॉर प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बोथ टाइप्स अवेलेबल विथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सामान्य सी बात है कि जो फंडामेंटल राइट में हमें जो कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले भी मिलते हैं, कि जैसे राज्य का जो प्राधिकार है या राज्य का जो अधिकार है उसको सीमित करने के संबंध में बात करता है कि भाई ये राज्य ऐसा नहीं कर सकती, राज्य वैसा नहीं कर सकेगी। जबकि कुछ जो अधिकार हैं वो सकारात्मक प्रकार के होते हैं। सकारात्मक मतलब कुछ जो एक पॉजिटिव एक वो किसी भी व्यक्ति के लिए एक विशेष सुविधा की बात करते हैं कि ये इससे व्यक्ति को ये अधिकार होगा या उसको ऐसा अधिकार होगा, इस प्रकार से जो बात है। तो ये कुछ नहीं है, केवल जो आपको ये जानना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार की विशेषताओं वाले हो सकते हैं। इसके बाद मतलब कई बार क्या होता है, आपको खासकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम वगैरह में इस प्रकार की चीज़ों से आप थोड़ा सा एक बार सोच सकते हैं कि भाई कोई फंडामेंटल राइट नकारात्मक विशेषता वाले कैसे हो सकते हैं। ऐसा दिमाग में आपका आएगा और तुरंत आप उसको इग्नोर करोगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जबकि ऐसा नहीं, नकारात्मक विशेषता कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई व्यक्ति को प्रताड़ित करने के लिए कोई ऐसा नहीं कर सकता। जैसे अस्पृश्यता वाली बात है, तो वो किसी भी मतलब कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता यहाँ पर नकारात्मक विशेषता वाली बात है। तो ये बस ये समझने की एक बात है और कुछ भी नहीं, एक पॉइंट इसलिए इंक्लूड किया गया यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी चैलेंज्ड एंड ऑल्सो एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। इसे चैलेंज किया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है, और अदालत सीधे व्यक्ति इसके हनन, जब फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो व्यक्ति सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। और यहाँ पर जो हम देखेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में, कि व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है इसके हनन की स्थिति में। तो इट कैन बी चैलेंज्ड, और फोर्स कोर्ट के द्वारा इसे एनफोर्स भी किया जा सकता है, लागू करने के लिए आदेश भी दिया जा सकता है। नंबर 6, गारंटी एंड प्रोटेक्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान द्वारा इसकी सुरक्षा के लिए गारंटी दी गई है। इसमें इसके इन जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनके लागू किए जाने के लिए संविधान द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की गई है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अगर इनका हनन होगा तो सीधे माननीय उच्चतम न्यायालय में जाकर के आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। उसके बाद दीज आर नॉट परमानेंट। एक बात यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये स्थायी है? नहीं, ये स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। कैन बी लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया से कम किया जा सकता है। तो अभी जैसे एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है कि जो संपत्ति का अधिकार था उसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा उसको हटाया गया वहां से और उसको एक कानूनी प्रावधान बना दिया गया है। तो
ये परमानेंट नेचर के नहीं है, स्थायी नहीं है, इसमें कटौती या कमी की जा सकती है। ध्यान यहां पर क्या रखना होगा कि जो संविधान का जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस वो प्रभावित ना हो, तो ऐसी स्थिति में इसको लोकहित में इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद दीज कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय इन्हें निलंबित किया जा सकता है, केवल आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके। बाकी शेष आर्टिकल्स को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब देखिए आर्टिकल्स आ गए और उसके सब्जेक्ट मैटर या जिस्ट क्या है। तो मैं पूरे पूरे आर्टिकल्स नहीं लिखा हूं, लेकिन बेसिकली जो सब्जेक्ट मैटर है, उनका जो जिस्ट है, उनको आपको इन्हीं के माध्यम से समझना होगा। तो आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 12 है डेफिनेशन द स्टेट। In this part, unless the context otherwise requires, the state includes the government and parliament of India and the government and legislature of each of the states and all local and other authorities within the territory of India or under the control of government of India. तो यहाँ जो राज्य है वह गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट है और जो शासन है उनको केंद्र में, जो गवर्नमेंट है और जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है राज्य का, वो, और जितने भी लोकल बॉडीज़ हैं जैसे कि ये जो पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, ये सब, या फिर कोई ऐसे प्राइवेट बॉडीज़ भी हैं जो इनसे एडेड हैं या इनके कंट्रोल में हैं, वो सारे के सारे स्टेट की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। ये जो स्टेट जो शब्द है उसकी परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद, राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला सुधार बोर्ड, न्यास इत्यादि, अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे कि LIC, ONGC, सेल, गेल, NTPC, ACCL, ये सारे के सारे ये सब द स्टेट के परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। तो हमको इस पे भी ज़्यादा समय नहीं लगाना है। आर्टिकल 13, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो मूल अधिकार हैं उनसे असंगत अगर कोई विधियां हैं, तब की कंडीशन में क्या होगा? तो देखिए अनुच्छेद 12, देखिए फंडामेंटल राइट्स चालू हो गए हैं, लेकिन अनुच्छेद 12 में जो इस पार्ट में जो आगे जाकर के स्टेट जो शब्द है, भाई शासन, हम लोग स्टेट मतलब राज्य का मतलब सिर्फ जो गवर्नमेंट है उसकी बात नहीं है। राज्य का मतलब यहाँ बहुत ही विस्तृत रूप से इसको डिफाइन कर दिया गया है, और आगे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस वगैरह में भी ये बात और क्लियर होते गई है कि स्टेट में मतलब ये बहुत वृहद डेफिनेशन है, तो लगभग सभी शामिल हो जा रहे हैं वहां पर। अब उसके बाद आर्टिकल 13 है, तो ये कहता है कि जो मूल अधिकारों से असंगत अगर कोई विधि है तो उनका क्या होगा। तो बहुत कॉमन सा सेंस है कि यहाँ पर जो असंगत विधि है, अगर मूल अधिकारों से असंगत है विधि कोई, तो वो शून्य घोषित हो जाएगी। तो यही यहाँ पर है आर्टिकल नंबर 13 में, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सारे नियम जो भारत के धरती पर लागू हैं, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले की स्थिति में, इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, और इस पार्ट के जो प्रोविजंस है, प्रावधान है, उनसे जिस हद तक वो
मेल नहीं खाते हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड, और उतने ही दूरी तक वो, जैसे कि हम लोग जो कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ते समय आपको ध्यान में होगा कि जब राज्य और केंद्र का जो कहीं पर भिन्नता रहती थी, तो उस हद तक जो कानून, जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में टकराव था, उस हद तक में केंद्र सरकार का कानून लागू होता था। बिल्कुल उसी प्रकार का यहाँ पर आपको वो लेकर चलना है कि जहां पर भिन्नता है या इससे असंगत है मूल अधिकारों के प्रावधानों से, उस हद तक वो जो नियम होगा वो शून्य घोषित हो जाएगा। दूसरे शब्दों में ये न्यायिक समीक्षा के योग्य भी होंगे। यह शक्ति जो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को दिया गया है। जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है। कौन घोषित कर सकता है भाई? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये जो प्रोटेक्टर हैं फंडामेंटल राइट्स के। कोई ऐसे विधि हैं तो उसको अगर चैलेंज कर दिया जाए तो वो उस पर विचार करेंगे और देखेंगे कि कौन सा विधि कौन से मूल अधिकारों के अगेंस्ट है, और उसको वो उस विधि को शून्य घोषित कर सकते हैं। आर्टिकल 14, यहाँ पर समानता का अधिकार अब चालू होता है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब विधि के समक्ष समता। यहाँ पर एक और भी एक सेंटेंस और भी है, मैं एक बार बताता हूँ आपको। पहले इसको पढ़ता हूँ। राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शैल नॉट डिनाई। अब देखो, शैल नॉट डिनाई, वह मना नहीं करेगा, टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समानता से शासन जो है या स्टेट जो है वह इंकार नहीं करेगा, राज्य जो है इंकार नहीं करेगा, और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, या फिर विधि का समान संरक्षण के लिए इंकार नहीं करेगा, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के क्षेत्र के अंतर्गत विधि के समक्ष समता से और विधि का समान संरक्षण से इंकार नहीं करेगा। अब ये दोनों क्या चीज है? तो देखिए, अब ये जो राइट है आर्टिकल 14, ये सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे वो व्यक्ति यहाँ का हो या कहीं बाहर का भी हो। तो विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता का मतलब है, यह इसका जो ओरिजिन है वो ब्रिटिश ओरिजिन है। विधि के समक्ष समता, समानता, ये ब्रिटिश ओरिजिन का है, और एक प्रकार से ये नकारात्मक संदर्भ में है। जबकि दूसरा जो है एक विधियों के समान संरक्षण का, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये अमेरिकी संविधान से इसका जो ओरिजिन है वो अमेरिकी संविधान से है, और ये जो इसका जो उद्देश्य है वो थोड़ा सा सकारात्मक, जो पक्ष है वो जो सकारात्मक है। अब इसमें क्या क्या कैसे शामिल है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होगी, यानी सभी जो हैं विधि के सामने एक समान होंगे। साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार करेगा। कोई भी व्यक्ति अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी गैर अधिकारी, ये सब विधि के ऊपर नहीं होंगे। तो विधि के समक्ष सभी एक समान होंगे, एक बात। और उसी चीज को थोड़ा सा दूसरे शब्दों में कहोगे आप तो वो हो जाएगा विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये क्या है? विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार में समता होगी। समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम होंगे।
भाई एक प्रकार का लॉ होगा लोगों के लिए, है वही चीज, दोनों थोड़ा सा जो डॉक्ट्रिन में थोड़ा सा एक बेसिक जो बोलने के तरीके में, प्रेजेंट करने के तरीके में बस अंतर है, बाकी है वही चीज। बिना भेदभाव के समानता के साथ में समान व्यवहार होना चाहिए, यह इसका बेसिक पक्ष है। तो ये इस जो समता है, इनके अपवाद कौन से हैं? इनमें जैसे कि जो जिनको इस संविधान में ही विशेषाधिकार दिया गया है, जैसे कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल, इनको अनुच्छेद 361 के तहत बहुत सारे जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि अपने कार्यकाल में किसी भी किए गए कार्य के लिए या किसी भी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में ये जवाबदेह नहीं होते। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनके पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडिक कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं की जा सकती। इनके पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती है। इनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से, क्या पर्सनल लेवल पे भी अगर कोई ऐसा कार्य है तो उसके लिए भी न्यायालय में दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो ये जो चीजें हैं, इसी प्रकार से और भी जैसे कि संसद के सदस्य हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं, उनके सदस्य हैं, इन सबको भी बहुत सारे कुछ विशेषाधिकार होते हैं। तो ये जो विशेषाधिकार हैं वह इसके अपवाद के स्वरूप में आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है बस। लेकिन बेसिकली याद करना है कि आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसमें कुछ आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन या विभेद, इसका प्रतिषेध है। जैसे कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई भी दुकानों में, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान, ये सब जगह में किसी के प्रवेश के लिए या कोई राज्य से पोषित या साधारण जनता के लिए प्रयोग के लिए कोई समर्पित कुआं, तालाब, स्नान घाट, कोई इस प्रकार का जो भी जगह होगी, वहाँ पर किसी के जाने को लेकर या किसी के प्रयोग को लेकर, किसी के प्रवेश को लेकर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। केवल रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, मतलब ये एक आधार लेकर के किसी प्रकार का यहाँ पर विभेद नहीं किया जाएगा। इसमें बेसिकली 3 प्रकार के अपवाद हैं। देखिए, अब आप लोगों का जो प्रश्न उठ रहा था उनके उत्तर आने शुरू हो रहे हैं। अब ये देखिए, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये तो स्वयं ये संविधान का आर्टिकल 15 कह रहा है कि किसी भी नागरिक के प्रति केवल उनके धर्म को लेकर, मूल वंश को लेकर, जाति को, लिंग को लेकर, जन्म स्थान को लेकर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। यह तो आर्टिकल 15 स्वयं कह रहा है। लेकिन इसके जो अपवाद हैं वह क्या है कि जैसे कि राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे, जैसे कि महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, ये सब उसके अपवाद के स्वरूप आते हैं। राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए या अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे, जैसे कि विधानमंडल में सीटों का आरक्षण, सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थाओं में शुल्क में छूट, ये सब उसके उदाहरण हो सकते हैं। राज्य को यह भी अधिकार है कि वह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट के संबंध में कोई नियम बना सकती है। वहां पर भी किसी प्रकार का नियम, तो वह यहाँ पर भी आरक्षण लागू हो सकता है। तो यह जो है विशेष
प्रावधान करने का भी उल्लेख यहाँ पर है। अब आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता। तो लोक नियोजन के लिए एक समान अवसर, इसको ऐसे कह सकते हैं। इसके बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं, इसको थोड़ा सा डायरेक्टली समझने का प्रयास करेंगे। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में उसके विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो अपवाद होंगे वो किस प्रकार से अपवाद हो सकते हैं कि संसद जो है किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। भाई कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर किसी रोजगार के लिए या यहाँ का डोमिसाइल होना आवश्यक है, ऐसा एक अपवाद स्वरूप ये संसद को ये पावर है, ऐसा कर सकते हैं। राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, यानी जो सीट्स हैं रिजर्व फॉर दिस इनहेबिटेंट्स ऑफ द स्टेट, वहां पे स्थानीय जो निवासी हैं उनके लिए ऐसा किया जा सकता है। विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के लिए जो सदस्य हैं या इसके किसी मेंबर के लिए जो धार्मिक आधार पर भी व्यवस्था की जा सकती है। मान लो ऐसा, जैसे मान लो कहीं पर कोई ट्रस्ट वगैरह है या वहाँ कोई किसी एक विशेष धर्म के व्यक्ति की आवश्यकता है वहाँ पर, तो वैसा भी किया जा सकता है। इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको केवल यहाँ पर आर्टिकल 16 में ये जानना है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, समानता। आर्टिकल 17, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब देखो लोक नियोजन यहाँ पर राज्य जो है किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगी कह रहा है, और राज्य को पहले आर्टिकल 12 में परिभाषित कर चुके हैं। लोक नियोजन या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जैसे आप उसके बाद उसके कुछ वो भी देते ना कि जो इसके अपवाद हैं वो भी दिया हुआ है कि राज्य चाहे तो उसमें किसी भी पिछड़े सेक्शन के लिए या किसी कोई डोमिसाइल के बेस में किसी प्रकार का कोई विशेष प्रावधान कर सकती है, ऐसा भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो लोक नियोजन कहने का मतलब कोई भी एक ऐसा जो पोस्ट है जिसपे लोक नियोजन, लोगों के द्वारा नियोजित होने वाला, मतलब नियोजन का मतलब एम्प्लॉयमेंट, लोक का मतलब पब्लिक। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जैसे कोई भी आपका कोई भी पोस्ट निकलता है, पीएससी वगैरह के पोस्ट निकलते हैं या कोई भी किसी कॉलेज में किसी प्रकार का पोस्ट निकल रहा है, तो ये सब लोक नियोजन के ही तो पद है, तो उस पर विभेद नहीं किया जा सकता। मतलब सारे लगभग राज्य के द्वारा जो भी पद जो जारी किए जा रहे हैं लोक नियोजन के ही पद हैं, केवल आप उसका एक पॉइंट के रूप में जानते रहो। अब आर्टिकल 17 है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, अस्पृश्यता। तो अस्पृश्यता का अंत इसका टाइटल है आर्टिकल 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसमें जो रिलेटेड लॉ है, देखिए इसके जो प्रावधान को भी पढ़ रहा हूं, उसके बाद रिलेटेड लॉ के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 17, abolition of untouchability. Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. इसका जो प्रैक्टिस है, अनटचेबिलिटी का जो प्रैक्टिस है, यानी इसका जो पहले से जो लोग इसको मानते रहे हैं अस्पृश्यता, तो किसी भी तरीके से अस्पृश्यता को माना जाना निषेध किया जाता है, खत्म किया जाता है, उसका उन्मूलन किया जाता है। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी arising out of untouchability shall be an offense. Enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with law. अब ये किसी मतलब कानून के तहत या इसे यह सजा योग्य होगा, यह बात संविधान कह रहा है। अब इसी के तारतम्य में फिर आगे जाकर के प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 यह बनाया गया।
ये पहले था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के नाम से था पहले ये, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 ऐसा करके नाम था इसका। बाद में इसको नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम या प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट यह नाम दे दिया गया है। तो नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 या प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, इसमें वो प्रावधान दिए हैं, इसमें जो सजा वगैरह का जो प्रावधान है वह इसमें दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति जब अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो उसे कैसे उसकी सजा होगी, कितनी सजा होगी, कितना अर्थदंड होगा या कितना जुर्माना होगा, यह सब प्रावधान इसमें दिया हुआ है। अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण को निषिद्ध करता है यह अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता से उपजी किसी भी प्रकार की निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि अनुसार दंडनीय होगा, और इसका विधि बना अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, जिसे 1976 में बदल करके नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 नाम दे दिया गया। अस्पृश्यता शब्द को संविधान में या इस अधिनियम में परिभाषित भले ही नहीं किया गया है। जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। जो व्यक्ति इसके तहत दोषी करार दिया जाए उसे संसद या राज्य विधानसभा चुनाव के लिए भी अयोग्य करार देने की व्यवस्था है। मतलब ये बाद में शायद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग वगैरह के आधार पर है। यह अधिनियम निम्नलिखित को अपराध मानता है: किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना या कहीं पर पूजा से रोकना, परंपरागत धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना, किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से इनकार करना, अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को की बेइज्जती करना, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों या हॉस्टल में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना, किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, ये सारे के सारे अस्पृश्यता के अंतर्गत आएंगे। उनको कानून के तहत दंडनीय बनाया गया है। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। तो देखो उपाधि क्या है, पहले के समय में जैसे जो राजा महाराजा इस प्रकार से उपाधि हुआ करते थे, राय बहादुर, राज साहब, है ना, सर भी एक उपाधि थी, दीवान बहादुर, राय साहब, ऐसा अलग अलग प्रकार की उपाधियां थी। तो ये सब उपाधियों को, उससे क्या है, एक विभेद पैदा होता है, मतलब लोगों के बीच में एक अंतर पैदा होता है, उनको हटाया गया है इसके द्वारा। तो इसको एक बार आर्टिकल 18 abolition of titles, no titles not being a military or academic distinction shall be conferred by the state। तो इसमें छूट किसको दी गई है, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस को। मैं इसके ऊपर बात करूंगा अभी। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, कोई भी व्यक्ति विदेशी राज्य से कोई भी टाइटल, किसी प्रकार का टाइटल ग्रहण नहीं करेगा। नो पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया शैल वाइल he holds any office of profit or trust under the state accept without the consent of the president any title from any foreign state। कोई भी व्यक्ति बिना राष्ट्रपति महोदय के अनुमति के, पूर्व अनुमति के, कोई टाइटल, विदेशी टाइटल जो है वो ग्रहण नहीं करेगा, यही चीज कह रहा है। अब इसके बाद थोड़ा सा यहां से बात करता हूं। यह निषेध करता है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी जो सम्मान है उसके सिवा। तो सेना में क्या है भाई, सेना में भी एक रैंक होते हैं, उनके भी अवार्ड्स होते हैं, तो उसको छोड़ करके, और विद्या संबंधी जैसे पीएचडी, डॉक्टर, ये सब होता है ना, डीलिट होता है, ये सब जो भाई ग्रेजुएट हुए वहीं से, मतलब वो जो ये सब एकेडमिक अवार्ड्स कह सकते हैं उसको, इन दोनों को छोड़ करके बाकी कोई उपाधि प्रदान करने पर निषेध है। यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त करे, कोई नहीं करेगा।
कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पदों को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। वैसे ही किसी प्रकार का कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। केवल उपाधि ही नहीं, कोई प्रकार का भेंट, कोई उपलब्धि या कोई पद भी बिना राष्ट्रपति के सहमति के कोई स्वीकार नहीं करेगा, अगर कोई विदेशी पद है तो ना। उपरोक्त प्रावधानों से क्या स्पष्ट हुआ कि औपनिवेशिक राज्य के समय जो दिए जाने वाले जो वंशानुगत पद थे, वो सबको अनुच्छेद 18 के तहत समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि ये सब राज्य के समक्ष समानता के अधिकार के विरुद्ध थे ये सब पद। अब एक खास बात आप लोग को जानना जरूरी है यहाँ पर कि 1996 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक व्यवस्था दी कि जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री करके जो टाइटल्स हैं, ये वास्तव में उच्चतम न्यायालय ने इन्हें पुरस्कार की श्रेणी में रखा है, इन्हें पुरस्कार माना है, और उनका कहना है कि ये पुरस्कार है चूंकि, तो ये उपाधि तो है नहीं, तो ये इसका उल्लंघन नहीं करते। ये जो राष्ट्रीय जो पुरस्कार है, ये इसका जो फॉर्मेशन है, इनकी जो स्थापना है 1954 में हुई थी। तो ये जो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण है, ये जो है वास्तव में टाइटल्स नहीं है। और आप लोगों को एक चीज जानना आवश्यक है कि इस प्रकार का जो कोई व्यक्ति पुरस्कार पाया होगा तो उनके नाम में प्रत्यय या उपसर्ग लगा देते हैं ना, हम लोग कई बार ऐसा लगा लेते हैं कि पद्म विभूषण तीजन बाई, ऐसा इस प्रकार से अपन लगा देते हैं। ऐसा लगाना उचित नहीं है, यह सही नहीं है, ऐसा नहीं लगाना चाहिए हमको। उससे वो टाइटल का उल्लेख होता है उस चीज से, तो वो ध्यान रहे आप लोगों को।